6 सितंबर 1965 भारतीय फौज लाहौर के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। ये वो जंग थी जो शुरू तो हुई थी कश्मीर में पाकिस्तानी घुसपैठ से, लेकिन अब मतलब पासा पूरी तरह पलट चुका था। बिल्कुल। तो सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे? मेरा मतलब है सिर्फ 3 साल पहले 1962 में चीन से जंग हारने वाला भारत अमेरिका से मिले उस समय के सबसे मॉडर्न पैटर्न टैंक और सेबर जेट से लैस पाकिस्तान के खिलाफ इतना बड़ा पलटवार ये कैसे कर पाया? सही सवाल है। आज हमारे पास जो स्रोत है, आइए उनकी मदद से इस पूरी कहानी की परतें खोलते हैं। बिल्कुल। और देखिए, इस लड़ाई की कहानी असल में 1947 में भारत के बंटवारे के साथ ही शुरू हो जाती है। अच्छा। जब जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बना, इसके बाद जो युद्ध हुआ उसे रोकने के लिए जब यूनाइटेड नेशंस ने दखल दिया और लाइन ऑफ कंट्रोल बनी, तब भी कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में चला गया था। पाकिस्तान की जो कश्मीर को पूरी तरह से हासिल करने की जिद थी, वही 1965 की जंग की सबसे बड़ी वजह बनी। तो उस समय का माहौल क्या था? मेरा मतलब है 1962 की हार के बाद भारत की हालत तो बहुत अच्छी नहीं होगी। नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। भारत अपनी सेना को मजबूत करने में लगा था, जिसे मॉडर्नाइजेशन कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान की तो एक तरह से लॉटरी लगी हुई थी। लॉटरी? कैसे? कोल्ड वॉर का दौर था। अमेरिका को सोवियत संघ का डर था, तो वो पाकिस्तान को खूब पैसा और हथियार दे रहा था। अच्छा। नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान के पास हमसे बेहतर और नए हथियार थे ऑन पेपर। और पाकिस्तान में उस वक्त जनरल अयूब खान का मिलिट्री शासन था। कहते हैं कि वो अपनी जनता का ध्यान देश की असली दिक्कतों से हटाने के लिए भी कश्मीर का मुद्दा गरमा रहे थे। हाँ, ये क्लासिक डिक्टेटर वाली चाल थी। और यहाँ पर ग्लोबल पॉलिटिक्स का एंगल बहुत दिलचस्प है। देखिए, भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई थी। नॉन अलाइंड मूवमेंट। जी, जिसका मतलब था कि हम न तो अमेरिका के गुट में थे, न ही सोवियत संघ के। इसका एक बड़ा नुकसान ये हुआ कि अमेरिका ने हमें वो एडवांस हथियार नहीं दिए जो वो अपने साथियों को दे रहा था, जैसे पाकिस्तान। तो हमें हथियार कहाँ से मिले? हमें हथियारों के लिए सोवियत संघ से डील करनी पड़ी। तो हथियारों के मामले में पाकिस्तान हमसे एक कदम आगे था। तो मतलब पाकिस्तान को लग रहा था कि वो भारत से ज्यादा मजबूत है और उन्होंने इसकी एक तरह से टेस्टिंग भी की थी, है ना, रन ऑफ कच्छ में। बिल्कुल। 1965 की शुरुआत में गुजरात के रन ऑफ कच्छ में उन्होंने ऑपरेशन डेजर्ट हॉक नाम से एक छोटा हमला किया। ये असल में पानी को नापने जैसा था, ये देखने के लिए कि भारत कितना तैयार है। और वहां उन्हें थोड़ी सफलता भी मिली। हाँ, और वही छोटी सी सफलता उनके लिए एक बहुत बड़ी गलतफहमी बन गई। क्या मतलब? किस तरह की गलतफहमी? उन्हें लगा कि भारतीय सेना 1962 की हार से अब तक उभरी नहीं है और पूरी तरह कमजोर है। और सबसे बड़ी गलती, उन्होंने प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को एक कमजोर नेता समझ लिया। शायद उनकी कदकाठी देखकर। हो सकता है। ये दिखाता है कि कैसे एक लीडर को कम आंकना किसी भी जंग की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। और इसी गलतफहमी के भरोसे उन्होंने कश्मीर पर बड़ा हमले का प्लान बनाया। ठीक है, तो अब आते हैं पाकिस्तान के उस बड़े प्लान पर। जैसा कि स्रोतों में बताया गया है, ये 2 हिस्सों में था। पहला था ऑपरेशन जिब्राल्टर। हाँ, ऑपरेशन जिब्राल्टर एक खुफिया मिशन था। प्लान ये था कि करीब 30,000 पाकिस्तानी सैनिक आम कश्मीरियों के कपड़े पहनकर कश्मीर में घुसेंगे। 30,000? जी, 30,000। और वहां की जनता को भारत के खिलाफ भड़काएंगे। उन्हें पूरा यकीन था कि कश्मीर के लोग उनका साथ देंगे और विद्रोह कर देंगे। लेकिन ये पूरा ऑपरेशन एक बहुत ही अजीब वजह से फेल हो गया। सच में, मतलब पाकिस्तान का इतना बड़ा खुफिया ऑपरेशन सिर्फ इसलिए फेल हो गया क्योंकि वो गलत भाषा बोल रहे थे? हाँ, ये सुनने में फिल्मी लगता है पर सच है। ये घुसपैठिए ज्यादातर पंजाबी बोलने वाले थे, जबकि कश्मीर के उस इलाके के लोग डोगरी बोलते थे। अच्छा। तो जब ये लोग वहां पहुंचे तो स्थानीय चरवाहों और गांव वालों ने तुरंत पहचान लिया कि ये लोग बाहर के हैं और उन्होंने ही जाकर भारतीय सेना को खबर कर दी। यकीन करना मुश्किल है कि इतनी बड़ी गलती कोई कैसे कर सकता है। मतलब आपकी पूरी रणनीति जिस एक चीज पर टिकी है कि स्थानीय लोग आपका साथ देंगे, आपने उसी की तैयारी नहीं की। यही तो रणनीति और जमीनी हकीकत का अंतर है। पाकिस्तान का पूरा प्लान आप कह सकते हैं कि हवा में बना था। जब स्थानीय लोगों ने उनका साथ नहीं दिया तो ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। और भारत ने इस पर क्या जवाब दिया? भारतीय सेना ने पलटवार करते हुए पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में घुसकर हाजी पीर दर्रे पर कब्जा कर लिया, जो घुसपैठ का मेन रूट था। तो ऑपरेशन जिब्राल्टर तो बुरी तरह फ्लॉप हो गया। पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी बेइज्जती रही होगी। जाहिर है वो चुप नहीं बैठने वाले थे। उनका अगला कदम क्या था? उनका अगला कदम और भी खतरनाक था। जब चोरी छिपे काम नहीं बना तो उन्होंने सीधे सीधे टैंकों से हमला किया। इसे ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम का नाम दिया गया।
ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम। हाँ, उनका मकसद था जम्मू के पास अखनूर सेक्टर पर कब्जा करना। अगर वो ऐसा कर लेते तो कश्मीर को भारत से जोड़ने वाला जमीनी रास्ता कट जाता। और इस बार उनके वो मशहूर अमेरिकी पैटर्न टैंक मैदान में थे। ये पैटर्न टैंक उस समय के सुपर वेपन माने जाते थे ना। बिल्कुल, अमेरिकी टेक्नोलॉजी का सबसे पहला सिंबल। भारतीय सैनिकों के लिए मनोवैज्ञानिक तौर पर ये कितना बड़ा डर रहा होगा, ये जानते हुए कि उनके सामने एक अजेय समझी जाने वाली मशीन आ रही है। बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल प्रेशर था। और शुरुआत में पाकिस्तानी सेना तेजी से आगे बढ़ भी रही थी। अखनूर बस गिरने ही वाला था। उस समय भारतीय सेना पर बहुत ज्यादा दबाव था। और यहीं पर भारत की तरफ से एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने जंग का रुख बदल दिया। और वो फैसला प्रधानमंत्री शास्त्री का था। हाँ, पहला फैसला था भारतीय वायु सेना को जंग में उतारना। लेकिन सबसे बड़ा और साहसिक कदम था प्रधानमंत्री शास्त्री का। उन्होंने सेना को खुली छूट दी। खुली छूट किस बात की? कि वो सिर्फ कश्मीर में बचाव न करें, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करके सीधा पंजाब की तरफ से लाहौर और सियालकोट पर हमला कर दें। ये एक बहुत बड़ा जुआ था। वाह, इसका मकसद क्या था? मकसद था पाकिस्तान पर इतना दबाव बनाना कि वो कश्मीर से अपनी सेना हटाने पर मजबूर हो जाए। यहाँ एक मजेदार किस्सा भी है। जी। स्रोतों में लिखा है कि भारत की इस हमले की योजना वाला एक संदेशवाहक मतलब मैसेंजर पाकिस्तान के हाथ लग गया था। हाँ, ये भी हुआ था। लेकिन पाकिस्तानी इंटेलिजेंस को लगा कि ये भारत की कोई चाल है, हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश। उन्होंने उस खबर पर यकीन ही नहीं किया। ये उनकी दूसरी बड़ी गलती थी। उन्होंने भारत की हिम्मत को फिर से कम आंका। और 6 सितंबर को जब भारतीय सेना ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार की और लाहौर की तरफ बढ़ना शुरू किया, तो पाकिस्तान के जनरल हेडक्वार्टर्स में हड़कंप मच गया। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। मतलब उन्हें बताया गया था कि भारत कभी भी इंटरनेशनल बॉर्डर पार करने की हिम्मत नहीं करेगा, और अब भारतीय सेना लाहौर के बाहर खड़ी थी। बिल्कुल। और यहाँ पाकिस्तान ने एक और ऐतिहासिक गलती की। एक और? हाँ, जिस समय उनकी सेना अखनूर में जीत के बिल्कुल करीब थी, अयूब खान ने अपने सबसे काबिल कमांडर मेजर जनरल अख्तर हुसैन मलिक को अचानक हटा दिया। एक मिनट, ये तो बहुत अजीब बात है। मतलब जंग के क्रूशल मोड़ पर आप अपने सबसे कामयाब कमांडर को हटा रहे हैं, क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि जीत का क्रेडिट कोई और न ले जाए। ज्यादातर स्रोत इसे अयूब खान के अहंकार और असुरक्षा से ही जोड़ते हैं। तो क्या ये सिर्फ अयूब खान का अहंकार था या इसके पीछे कोई और राजनीतिक वजह भी थी? वो नहीं चाहते थे कि मलिक एक बड़े हीरो बनकर उभरे। उन्होंने मलिक की जगह जनरल याया खान को कमांड दी। इस अदला बदली में 24 घंटे से ज्यादा का कीमती वक्त बर्बाद हो गया। 24 घंटे? हाँ, पाकिस्तानी सेना में कंफ्यूजन फैल गया, उनका हमला रुक गया और इसी बीच भारतीय सेना को संभलने और जवाबी तैयारी का मौका मिल गया। तो एक तरफ लाहौर पर भारत का हमला, दूसरी तरफ अखनूर में पाकिस्तान की अपनी ही गलती, और अब जंग का मैदान पंजाब बन चुका था। सही कहा। जहां टैंकों की सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक लड़ी जानी थी। मैं असल उत्तर की लड़ाई की बात कर रही हूँ। हाँ, खेमकरण सेक्टर में हुई असल उत्तर की लड़ाई इस युद्ध का एक टर्निंग पॉइंट थी। पाकिस्तान ने अपने सबसे ताकतवर पैटर्न टैंकों के साथ हमला किया। उनका इरादा अमृतसर की तरफ बढ़ने का था। और वहां भारतीय सेना के पास पुराने और कमजोर टैंक थे। बिल्कुल। तो सोचिए, एक तरफ दुनिया के सबसे ताकतवर अमेरिकी पैटर्न टैंकों का पूरा दस्ता है और दूसरी तरफ पुराने टैंकों के साथ भारतीय सेना। ये तो डेविड वीएस गोलायत वाली बात हो गई। सही बात है। बिल्कुल। और यहीं पर ब्रिगेडियर थॉमस के थियोग्राज ने एक शानदार रणनीति अपनाई। क्या किया उन्होंने? उन्होंने पास की एक नहर को तुड़वाकर खेतों में पानी भरवा दिया। नतीजा ये हुआ कि वो भारी भरकम पैटर्न टैंक जो रेगिस्तान में लड़ने के लिए बने थे, कीचड़ में फंसने लगे। अच्छा। उनकी स्पीड कम हो गई और वो आसान निशाना बन गए। और यहीं पर हवलदार अब्दुल हमीद की कहानी आती है। एक जीप पर लगी छोटी सी तोप से उन्होंने जो किया वो आज भी एक मिसाल है। अकल्पनीय था। वो अपनी छोटी सी रिकॉइल्स गन से, जो टैंकों से लड़ने के लिए बनी भी नहीं थी, उन्होंने एक एक करके उन अजेय टैंकों को निशाना बनाया। 7 टैंक? 7 टैंक अकेले उन्होंने पाकिस्तान के हमले की कमर तोड़ दी। बाद में वो शहीद हो गए, लेकिन तब तक वो जंग का रुख पलट चुके थे। तो ये उस सवाल का एक बड़ा जवाब है जो हमने शुरू में पूछा था, तकनीक पर रणनीति और हिम्मत कैसे भारी पड़ी। इसका इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। सही कहा। असल उत्तर की लड़ाई ने पैटर्न टैंक के अजेय होने का मिथक तोड़ दिया। भारत ने उस लड़ाई में पाकिस्तान के करीब 97 टैंक तबाह या कब्जा कर लिए थे। 97? जी। उस जगह को मजाक में पैटर्न नगर कहा जाने लगा, क्योंकि वहां हर तरफ बर्बाद हुए पैटर्न टैंक पड़े थे। इसी तरह सियालकोट के पास फ्लोरा में भी भारतीय टैंकों ने एक बड़ी जीत हासिल की। तो महीने के आखिर तक तस्वीर क्या थी? मतलब भारत युद्ध में कहाँ खड़ा था? तस्वीर काफी साफ थी।
भारतीय सेना के कब्जे में पाकिस्तान का करीब 1920 वर्ग किलोमीटर का इलाका था। वहीं पाकिस्तानी सेना भारत के सिर्फ 550 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर पाई थी। अच्छा, और वो भी ज्यादातर रेगिस्तानी इलाका। तो भारत रणनीतिक रूप से बहुत मजबूत पोजीशन में था। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर भारत जीत रहा था तो हमने युद्ध विराम यानी सीज फायर के लिए पहले हामी क्यों भर दी? ये एक बहुत जरूरी और विवादित सवाल है। इसके एक नहीं, कई कारण थे जो स्रोतों में बताए गए हैं। पहला था आर्थिक दबाव। 3 साल में ये दूसरा बड़ा युद्ध था। भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत बोझ था। ऊपर से अमेरिका हमें गेहूं भेजता था और उसने सप्लाई रोकने की धमकी दे दी थी। और अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी तो था। चीन पाकिस्तान की तरफ से सीमा पर हरकतें करने लगा था। हाँ, चीन का खतरा भी था और लड़ाई अब एक जगह आके धीमी हो गई थी। भारतीय सेना की बढ़त तो थी, लेकिन अब वो चामुंडा जैसे मजबूत पाकिस्तानी मोर्चों पर आकर रुक सी गई थी। लेकिन एक चौथा और सबसे विवादास्पद कारण भी बताया जाता है। हाँ, गोला बारूद की कमी वाला। हाँ, कहा जाता है कि तत्कालीन सेना प्रमुख ने प्रधानमंत्री शास्त्री को जानकारी दी कि हमारे पास गोला बारूद खत्म होने वाला है, इसलिए युद्ध विराम मान लेना चाहिए। जबकि ऐसा था नहीं। बाद में पता चला कि भारत ने अपने कुल रिजर्व का सिर्फ 14 से 20% ही इस्तेमाल किया था। तो ये जानकारी गलत थी या सही, इस पर आज भी बहस होती है। लेकिन भारत के सीज फायर मानने के बाद भी पाकिस्तान लड़ाई जारी रखे हुए था। हाँ, और तब भारतीय सेना ने एक आखिरी जबरदस्त हमला करके डोगराई पर कब्जा कर लिया, जो लाहौर शहर के बिल्कुल पास था। इस जीत के बाद पाकिस्तान पर युद्ध विराम मानने का दबाव और बढ़ गया और आखिरकार वो भी राजी हो गए। और फिर हुआ ताशकंद समझौता। हाँ, सोवियत संघ की मध्यस्थता में ताशकंद में समझौता हुआ। इसमें तय हुआ कि दोनों देश एक दूसरे के जीते हुए इलाके लौटा देंगे। ये भारत में आज भी बहस का विषय है ना? बिल्कुल, खासकर सामरिक रूप से बहुत जरूरी हाजीपीर दर्रे को लौटाने का फैसला, जिसे भारतीय सेना ने बड़ी मुश्किल से जीता था। और इसी समझौते के ठीक अगले दिन प्रधानमंत्री शास्त्री की रहस्यमयी हालातों में मौत हो गई। जी, आधिकारिक वजह हार्ट अटैक बताई गई, लेकिन उनकी मौत पर जो शक के बादल छाए वो आज तक नहीं छटे हैं। एक जीता हुआ युद्ध, एक विवादित समझौता और फिर प्रधानमंत्री की रहस्यमयी मौत। इस युद्ध का अंत बहुत ही दुखद और उलझा हुआ था। सही कहा। तो ये स्रोत 1965 के युद्ध को लाल बहादुर शास्त्री के मजबूत नेतृत्व और भारतीय सेना के शौर्य की एक शानदार कहानी के तौर पर पेश करते हैं। ये बताते हैं कि कैसे कम संसाधनों के बावजूद बेहतर रणनीति और असाधारण बहादुरी से एक बड़ी लड़ाई जीती जा सकती है। लेकिन ये हमें एक बहुत बड़े अनसुलझे सवाल के साथ भी छोड़ जाते हैं। बिल्कुल। स्रोत में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के एक पूर्व अधिकारी रॉबर्ट क्राउली के उस दावे का भी जिक्र है, जिसमें उन्होंने शास्त्री जी की मौत के पीछे CIA का हाथ होने की बात कबूली थी। अच्छा। अब ये सिर्फ एक दावा है, इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगर उनकी मृत्यु का आधिकारिक कारण पूरी कहानी नहीं है, तो इस युद्ध के भू राजनीतिक परिणाम असल में क्या थे